वेक्टर बातचीत बंद। वेक्टर वेक्टर शुरू करते हैं। वेक्टर को समझने से पहले हम जरा सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे क्लास 11th की। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर हमने कुछ टॉपिक्स आपको पढ़ाए थे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक ये था कि अगर दो पॉइंट दिए गए हैं, समझना जरा इसको, तभी रिलेट कर पाएंगे चीजों को आप। x1 y1 और x2 y2 मान लेते हैं दो पॉइंट गिवन है। तो अगर हम तुमसे पूछें मिड पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, तो बता पाओगे? मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाते हैं? x इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2 है ना, और y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 बाई 2। होते हैं कि नहीं होते हैं? ठीक। अगर इफ पॉइंट P मिड पॉइंट था, लेकिन अगर इफ पॉइंट P AB को, इफ पॉइंट P डिवाइड्स इन रेशियो m रेशियो n, मान लो डिवाइड कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या था? x इक्वल टू एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, और y इक्वल टू क्या होता है? एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन एम प्लस एन होता है। ठीक। अब हम इसको वेक्टर से रिलेट करने की कोशिश करेंगे। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। एक पॉइंट है तुम्हारा A, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है x1 कॉमा y1 कॉमा z1, और इस पॉइंट B के कोऑर्डिनेट है x2 कॉमा y2 कॉमा z2। ये पॉइंट है O। फैन चलाओ यार, थोड़ी गर्मी हो गई कमरे में, ऐसा लग रहा है। ठीक है। अगर हम कहें व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पहला पॉइंट सीखिए क्या लिखना सिखा रहे हैं। पोजीशन वेक्टर ऑफ A, इसको लिखेंगे OA। क्या हो जाएगा OA? बोलो। OA लिखने का तरीका होता है, x1 चले हैं हम लोग x एक्सिस में, और x एक्सिस की डायरेक्शन को शो करती है i कैप, y एक्सिस की डायरेक्शन को शो करता है, और z एक्सिस की डायरेक्शन को शो कर रहा है k कैप। तो हमने क्या चला, x1 i में चले, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है? पोजीशन वेक्टर ऑफ B बोले अगर, तो बोलो क्या लिखेंगे? अब तो लिख लोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ B। बोलो क्या लिखे? x2 i कैप प्लस y2 j कैप z2 k कैप। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? पक्का? ठीक है। अगर तुमसे कहा ही कोई कि व्हाट इज द वेक्टर ऑफ AB, तो AB पोजीशन वेक्टर नहीं है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है AB। AB को लिखने का तरीका होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। AB, तो B का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। BA होता तो क्या लिखते? A माइनस B। बहुत बढ़िया। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ AB, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ AB क्या हो जाएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A। पोजीशन वेक्टर ऑफ B कितना है? x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2, और x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1। i का i से, j का j से, k का k से सब्ट्रैक्शन कर दो तो हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 प्लस z2 माइनस z1। दिस इज द वेक्टर AB। कोई दिक्कत? तो अगर AB निकालना होता डायरेक्ट, तो क्या करते? B के कोऑर्डिनेट्स माइनस A के कोऑर्डिनेट्स। याद रहेगा? कोई दिक्कत? मान लो, सपोज करो
इनके बीच एक पॉइंट P है, इनके बीच एक पॉइंट क्या है, P है, और आपको OP बताना है। ये पॉइंट क्या है, P है। अब P दो तरीके से हो सकता है। नंबर एक, P मिड पॉइंट है। P कौन सा पॉइंट है? तो अगर मिड पॉइंट होता तो फॉर्मूला कैसे लगता? x1 प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। लगता कि ना लगता? तो कायदे से मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को हम लिख कैसे सकते हैं, जरा सोचो। अगर हम लिखेंगे कि ओपी वेक्टर इक्वल टू, हाँ z निकालेंगे ना, दिखाते हैं अभी तुमको। ओपी वेक्टर इक्वल्स टू, अरे भाई एक पॉइंट ये है, 3D स्पेस में है कि नहीं, एक पॉइंट यहां है, इन दोनों को मिलाओगे तो z में एक पॉइंट आएगा कि नहीं आएगा ओरिजिन से। ओपी वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा OA प्लस OB अपॉन टू। OA प्लस OB अपॉन टू, ये हो जाएंगे मिड पॉइंट के पोजीशन वेक्टर। हो गए कि नहीं हो गए? अब जरा समझते हैं इसको, इसको लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो बेसिकली ये जो भी बनेगा, OA प्लस OB बाई टू कितना आएगा, तो OP के पोजीशन वेक्टर आ जाएंगे। OA कितना है, x1 i ये वाला है, OB ये है, i का i से करेंगे तो x1 प्लस एक्स टू बाई टू, क्या आ गया, x1 प्लस एक्स टू बाई टू, क्या प्लस y1 प्लस वाई टू बाई जे कैप प्लस z1 प्लस z2 बाई टू इंटू के कैप। कोई समस्या यहां तक? अगर मान लो पॉइंट P होता, ऐसा पॉइंट है P, डिवाइड m रेशियो n, तो क्या लिखते, ये m हो गया और ये क्या हो गया। तो बताइए OP इक्वल टू कितना आता, m OB वेक्टर प्लस n OA वेक्टर अपॉन m प्लस, सॉल्व कर लेंगे। m OB कितना होना चाहिए, सोचो जरा। OB मतलब x2 वाले टर्म, टू वाले टर्म्स, तो mx2 प्लस nx1, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n i कैप, प्लस अगला बोलो my2 प्लस ny1 अपॉन, बहुत बढ़िया, j कैप प्लस mz2 प्लस nz1 अपॉन m प्लस n, क्या कोई समस्या? समझ में आ गया? अगर गलती से कोई कह देता पोजीशन तो ठीक है बट डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस ऑफ का मतलब होता है मैग्नीट्यूड, 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 ठीक है ना। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या हो गया कि मॉड ऑफ OA, मॉड ऑफ OA, और मॉड ऑफ OA का मतलब हो गया बच्चे अंडर रूट, क्या लिखेंगे, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर। मॉड ऑफ OB क्या होना चाहिए बोलिए, अंडर रूट x2 स्क्वायर प्लस, हाँ z2 स्क्वायर। अगर मॉड ऑफ AB कह देते तो क्या होता, AB वेक्टर कितना आया है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, z2 माइनस z1 का। कोई समस्या? नोट कीजिए पूरा। चलिए इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कोई एक वेक्टर है, वेक्टर A इज इक्वल्स टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1। एक पूछ सकता है नंबर एक, मैग्नीट्यूड, अभी बताया मॉड ऑफ A कैसे निकालेंगे, बोलो, अंडर रूट स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस स्क्वायर।
हो सकता है पूछ ले डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो याद रखिएगा कहते किसे हैं? ये जो वेक्टर ये लिखा हुआ है इसी के कोफिशिएंट्स को कहेंगे आई जे के। तो x1 y1 एंड z1 आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोस। अगर क्वेश्चन में पूछता डायरेक्शन रेशियो क्या है तो क्या होंगे x1 y1 और z1। क्लियर है? नंबर 3 यूनिट वेक्टर, इसको लिखते हैं ए कैप से। पूछेगा डायरेक्शन रेशियो बताइए, आप x1 y1 z1 लिख दीजिए। हाँ, जो वैल्यू लिखी रहेगी वही वैल्यू डायरेक्शन रेशियो हो जाएंगे। ठीक, यूनिट वेक्टर कहता है अगर, तो यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। यूनिट वेक्टर बताता क्या है? यूनिट वेक्टर बताता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, और यूनिट वेक्टर का जो मॉड होता है वो हमेशा ही 1 होता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम वेक्टर ए निकालेंगे तो वेक्टर ए आएगा कितना? वेक्टर ए कैप आएगा कितना? x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 अपॉन मॉड ऑफ ए कितना है बच्चे? रूट x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस, ठीक है ना, अलग अलग कर लो तो ए कैप कितना आ गया? x1 अपॉन अंडर रूट z1 स्क्वायर क्या आई कैप प्लस y1 अपॉन अंडर रूट कितना आ गया? स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस z1 स्क्वायर क्या जे कैप प्लस लास्ट वाला कितना आ गया? z1 अपॉन अंडर रूट के कैप आ गया। कोई दिक्कत? इतना सबको समझ में आ गया? इसको पढ़ते हैं एल आई कैप, इसको पढ़ते हैं एम जे कैप, इसको पढ़ते हैं एन के कैप। दिस इज नोन एज ए कैप। और एल एम एन को बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो आंसर क्या होंगे? एल एम और एन। होता क्या है ये, इसको समझते हैं। मान लो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक, ये है वेक्टर ए। ये है वेक्टर ए। ठीक है, एल एम एन का मतलब क्या होता है? एल का मतलब होता है कॉस अल्फा, एम का मतलब होता है कॉस बीटा और एन का मतलब होता है कॉस गामा। जहां अल्फा होता है वेक्टर का एक्स एक्सिस से एंगल, बीटा होता है वेक्टर का वाई एक्सिस से एंगल, गामा होता है जेड एक्सिस से एंगल। आई बात समझ में? बोलिए। अल्फा का मतलब क्या है? जो वेक्टर हमने बनाया है भाई, ये वेक्टर हमने बनाया है एक्स, ये जेड एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया और ये कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस हो गया। ठीक है ना, ये लगा है एक वेक्टर, सबको दिख रहा है? ठीक है ना, ये वेक्टर ए है। ये कुछ अल्फा से एक्स एक्सिस से कुछ एंगल पे है कि नहीं है? ये देखो, ये एक्स एक्सिस, ये एंगल, तो कुछ एंगल हुआ, ये वाई एक्सिस और ये एंगल बीटा एंगल हो गया, और ये जेड एक्सिस और ये एंगल। तो हर एक्सिस से कुछ ना कुछ एंगल पर है, और डायरेक्शन का मतलब ही क्या होता है? पर्टिकुलर एक्सिस से एंगल। भाई अगर कोई कहता है कि आप एक्स एक्सिस से किस डायरेक्शन में हो, तो कितने एंगल पे हो वही तो बताओगे। तो किसी वेक्टर की डायरेक्शन का मतलब क्या है? उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस से एंगल। एक्स एक्सिस से एंगल को किससे दिखाए हैं? अल्फा से। वाई एक्सिस से एंगल को किससे दिखाए हैं? बीटा से। और गामा से किससे दिखाए हैं? जेड एक्सिस के एंगल को।
और ये जो ए कैप था उसका नाम क्या था, यूनिट वेक्टर का नाम क्या था, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। ए कैप निकाला, ए कैप को हमने इस तरह से फॉर्मूले में रख के निकाला, अलग अलग किया, ये बना। इसको क्या पढ़ते हैं, एल। एल का नाम क्या होता है, कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन, जिसको रिप्लेस कर सकते हैं एल इक्वल टू किससे, एम इक्वल टू कॉस बीटा, एन इक्वल टू कॉस अल्फा। क्या है, एंगल ऑफ ए फ्रॉम एक्स एक्सिस। बीटा क्या है, एंगल ऑफ ए फ्रॉम वाई, ये सब पॉजिटिव एक्सिस है। गामा क्या है, एंगल ऑफ ए फ्रॉम जेड एक्सिस। कोई दिक्कत यहां तक, क्लियर हो गया। अगर तुमसे डायरेक्शन रेशियो पूछेगा तो ये निकालेंगे, डायरेक्शन कोसाइन पूछेगा तो एल एम एन जवाब देंगे। समझ में आ गया कैसे निकालना है किसको। एक चीज और समझिए इधर, ध्यान से देखिए, अगर हम एल स्क्वायर एम स्क्वायर एन स्क्वायर को ऐड कर दें तो कितना आएगा। हम बात कर रहे हैं एल स्क्वायर की, एल का मतलब x1 स्क्वायर अपॉन अंडर रूट हट जाएगा, एम स्क्वायर का मतलब y1 स्क्वायर अंडर रूट हट जाएगा, और एन स्क्वायर का मतलब z1 स्क्वायर अंडर रूट, और तीनों के बेस सेम है तो ऊपर कितना आ जाएगा 1, तो बन जाएगा फॉर्मूला क्या, प्लस एम स्क्वायर। इसी तरह से हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू, अगर दो एक्सिस से एंगल पता है तो तीसरे एक्सिस से एंगल हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, नोट कीजिए। 10.2, चलिए पहला क्वेश्चन बोलिए क्या लिखा है। अरे कुछ दिया होगा, इक्वल टू ए इक्वल टू वेक्टर ए इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। ठीक है, क्या निकालना है इसमें, मैग्नीट्यूड। क्या होगा तरीका बताइए, मॉड ऑफ ए इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस बोले तो रूट 3, आंसर। कोई दिक्कत किसी को, अगला दूसरा तीसरा हो जाएगा, इसी के जो दो पार्ट दिए गए हैं हो जाएंगे ना। चलिए अगला बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग, तो दो डिफरेंट वेक्टर लिखने हैं। पहला वेक्टर लिख देते हैं आई कैप प्लस जे कैप, मैग्नीट्यूड कितना है इतना इसका √2, और दूसरा लिख दो आई कैप माइनस जे कैप, मैग्नीट्यूड कितना है इसका √2। बस डायरेक्शन क्या हो गई है, बदल गए कि नहीं, वेक्टर बदल गया है। पहले वाले में पहले तुम आई में गए फिर जे में गए तो वेक्टर तुम्हारा ये बना, दूसरे वाले में पहले आई में गए फिर माइनस जे में गए तो वेक्टर तुम्हारा ये बना। दोनों वेक्टर अलग अलग हैं कि नहीं है, लेकिन दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। कोई दिक्कत, अब तुम क्या कह रहे थे बोलो। वही तो मिल गया, आई कैप प्लस जे कैप। तुम नंबर ले लो ठीक है, लेकिन जो भी लेना उसको दोनों साइड लेना। क्या बात है, सही है, सही है, सही कह रहा है वो, नंबर सेम होने चाहिए। अगर यहाँ 2 और 1 ले रहे हैं तो यहाँ भी 2 और 1 लेना पड़ेगा, यहाँ 4 और 5 ले रहे हैं तो यहाँ भी 5 और 4 लेना पड़ेगा। मैग्नीट्यूड सेम आना चाहिए अंडर रूट लेने के बाद, बस। चलिए अगला क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। दूसरे में और कुछ नहीं पूछा हुआ है, चलिए तीसरा पूछिए। सेम डायरेक्शन दो डिफरेंट वेक्टर हो, तो पहला वेक्टर हो गया आई कैप प्लस जे कैप। अब इसी को हमने किसी ऐसे कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें जो पॉजिटिव हो, तो क्या बताया था, मैग्नीट्यूड तो बदल जाएगा पर डायरेक्शन नहीं बदलेगी। तो डायरेक्शन नहीं बदलेगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2i प्लस 2j, या फिर आप इसको जनरल भी लिख सकते हो लैम्डा आई प्लस जे वेयर लैम्डा ग्रेटर देन 0। 3i कैप 4i कैप, नहीं 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 ना ना, बदल जाएगा बेटा,
3i+4j बदल जाएगा। अरे तो तुमने आई लिया सिर्फ 3i और 4i, दो अलग अलग वेक्टर, सही है। एक में 3i है और एक में 3/4 से 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया तुमने, तो बात तो एक ही हुई ना। जरूरी नहीं जे लीजिए ही आप। नेक्स्ट, चौथा। हाँ, वेक्टर ए इज इक्वल टू दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू हो गया xi कैप yj कैप। इक्वल होने के लिए दोनों के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 3। कोई समस्या? नेक्स्ट, समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगला पढ़िए, पांचवा क्या लिखा है? हाँ देखो, 2,1 आगे एंड -5,7। फिर से पढ़िए क्वेश्चन क्या लिखा है। जाना है आपको? क्या हो गया? हाँ भाई, आपको पहले तो वेक्टर बताना है, ठीक है ना। तो वेक्टर प्रोडक्ट बताने के लिए इसका नाम ए दे दो और ये हो गई पॉइंट बी। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए हो जाएगा। पोजीशन वेक्टर ए बी जब लिखते हैं तो बी माइनस ए करते हैं हमेशा, याद रखिएगा। बाद वाला माइनस पहला वाला, तो बाद वाला क्या है -5 और पहला वाला क्या है -2। i कैप प्लस 7 -1 j कैप, तो आ जाएगा कितना -7 i कैप प्लस 6 j कैप। दिस इज द वेक्टर ए बी। ये वेक्टर कंपोनेंट आ गया। दूसरा क्या पूछा है, स्केलर। तो स्केलर में मॉड ले लो, कितना हो जाएगा √-7 का होल स्क्वायर प्लस कितना आ जाएगा 49 प्लस 36, बोले तो अंडर रूट कितना। आंसर नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत किसी को? ए बी को हमने बताया था पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, बाद वाला माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। पोजीशन वेक्टर कैसे लिखते, पोजीशन वेक्टर अगर लिखना होता है इसका, तो बी का पोजीशन वेक्टर होता -5 i कैप प्लस 7 और माइनस ऑफ ए का पोजीशन वेक्टर क्या होता प्लस j कैप। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, डाउट है अभी भी? नोट कीजिए, ये ज्यादातर टॉपिक क्लास 11th के वेक्टर से रिलेटेड है। आप लोगों ने क्लास 11 में जो वेक्टर पढ़ा था फिजिक्स में, वही टॉपिक्स है सारे। नोट कीजिए फटाफट।